जब आप न्यूज चैनल खोलते हैं तो आपको यही बताया जाता है कि मिडिल ईस्ट की सारी समस्या केवल इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई है। लेकिन यकीन मानिए, आपको जो दिखाया जा रहा है वो असली फिल्म का बस एक छोटा सा ट्रेलर है। पर्दे के पीछे पिक्चर में कुछ और ही चल रहा है। जरा सोचिए, जो अरब देश दशकों से, पीढ़ियों से इजराइल के कट्टर दुश्मन थे, जो इजराइल को नक्शे पर देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, वो आज अचानक रातों रात इजराइल के बेस्ट फ्रेंड कैसे बन गए हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आग और पानी का गले मिलना। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पुराना जियोपॉलिटिक बेस बोर्ड ही पलट गया है? इसका जवाब किसी डिप्लोमेसी में नहीं, बल्कि एक इनविजिबल मास्टर प्लान में छिपा हुआ है। एक ऐसा मास्टर प्लान जिसे एक देश पर्दे के पीछे बैठकर बहुत शांति से ऑपरेट कर रहा है, और वो देश है ईरान। आज हम उस सीक्रेट स्ट्रेटेजी को डिकोड करेंगे जिसने अरब के देशों को अपनी जान बचाने के लिए अपने सबसे पुराने दुश्मन इजराइल से हाथ मिलाने पर मजबूर कर दिया है। आज 2026 में जब हम यह बात कर रहे हैं तो अरब देश जो चुपचाप बैठकर इजराइल और ईरान का युद्ध देख रहे हैं, उनकी इस खामोशी का राज अब्राहम अकॉर्ड और अरब स्प्रिंग की उस कहानी में छिपा हुआ है जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। एपिसोड 7 याद है, हमने सफाविद एम्पायर की बात की थी। वही पॉइंट जहां सफाविद राजाओं ने खुद को अरब देशों से अलग और सुपीरियर दिखाने के लिए शिया पहचान को अपना लिया था। वो कोई धर्म परिवर्तन नहीं था, वो इतिहास का एक ऐसा जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था जिसने आज के मॉडर्न मिडिल ईस्ट को 2 हिस्सों में तोड़ दिया था। जो लोग 7वें एपिसोड से हमारे साथ जुड़े हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं कि सफाविद एम्पायर के समय शिया पहचान को हथियार बनाने की जो राजनीति शुरू हुई थी, आज वही राजनीति इजराइल और अरब देशों को एक ही टेबल पर डिनर करवा रही है। दुनिया को लगता है कि सऊदी अरब और ईरान का झगड़ा बस सुन्नी और शिया का अंतर है, लेकिन यह सच का बस 10% हिस्सा है। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। ये लड़ाई धर्म से ज्यादा एथनिसिटी यानी नस्ल और प्राइड की है। अरब देश मानते हैं कि इस्लाम का ओरिजिन उनके पास है, मक्का और मदीना उनके पास है, तो वे इस्लामिक वर्ल्ड के नेचुरली लीडर हो गए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का माइंडसेट बिल्कुल अलग है। एपिसोड 2 और 5 में हमने डिटेल से देखा था कि ईरान के लोग खुद को अरब नहीं पर्शियन कहते थे। अरब हमले के बाद भी ईरान ने अपनी भाषा और अपनी एथनिसिटी मतलब पर्शियन कल्चर को कभी भी नहीं छोड़ा था। उनके डीएनए में अपनी उस प्राचीन पर्शियन एम्पायर का घमंड आज भी पूरी तरह से एक्टिव है। सऊदी अरब के पास में अथाह पैसा और सुपर पावर, अमेरिका का फुल सपोर्ट है, लेकिन ईरान के पास एक बहुत अलग लेवल की सुपर पावर है। ईरान कभी भी सामने से दरवाजे से आकर रिस्क नहीं लेता है। उसकी पूरी स्ट्रेटजी शैडो वॉरफेयर और प्रॉक्सी ग्रुप पर टिकी हुई है। यह एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल फैक्टर है जिसे लोग अक्सर मिस कर देते हैं। इन दोनों देशों की सांसें मतलब ऑयल एक्सपोर्ट पर टिकी हुई है, और मिडिल ईस्ट का सारा तेल जिस समुद्री रास्ते से दुनिया में से जाता है उसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह दुनिया का सबसे क्रिटिकल चौक पॉइंट है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई की गर्दन इसी पतले से रास्ते से गुजरती है, और सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि इस रास्ते के एक तरफ ईरान बैठा है और दूसरी तरफ अरब देश। जो इस चोक पॉइंट को कंट्रोल करेगा वो ही दुनिया की इकोनॉमी का स्विच अपने हाथ में रखेगा। यही वो दरार है जो आगे चलकर पूरे मिडिल ईस्ट को एक टाइम बम में कन्वर्ट कर देगी। सीरिया से लेकर यमन तक जो भी हथियारबंद ग्रुप्स एक्टिव होंगे उनका बेस यहीं से तैयार हो रहा होगा। यहां तक कि एपिसोड 13 में ईरान पर जो इतिहास की सबसे भयानक सैंक्शन लगेगी उसकी नींव भी इसी पुरानी दुश्मनी में छिपी हुई होगी। दशकों तक यह दुश्मनी शांत थी, लेकिन फिर कैलेंडर बदलता है और साल आता है 2011। एक ऐसा ग्लोबल इवेंट ट्रिगर हुआ जिसने इस साल पुरानी साइलेंट दरार को एक जलते हुए ज्वालामुखी में बदल दिया। 17 दिसंबर 2010 ट्यूनेशिया का एक छोटा सा शहर, वहां मोहम्मद बुआजीजी नाम का एक 26 साल के फल बेचने वाले लड़के ने पुलिस की बदसलूकी से तंग आकर खुद को आग लगा ली। बुआजीजी की उस एक चीख ने ट्यूनेशिया के आम लोगों के अंदर में दबे हुए गुस्से को बारूद की तरह भड़का दिया। लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध इतना तेज हुआ कि वहां के राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। मिस्र में भी होस्नी मुबारक को सत्ता छोड़नी पड़ी। ग्लोबल मीडिया ने इसे नाम दिया अरब स्प्रिंग। लेकिन इसी धुएं और कंफ्यूजन के बीच में एक देश अपना सबसे बड़ा मौका देख रहा था, ईरान ने इस अरब स्प्रिंग को तुरंत इस्लामिक अवेकिंग का टैग दे दिया।
जहां जहां पुरानी सरकारें गिर रही थी वहां वहां ईरान अपने फेवर वाली ग्रुप्स को पावर में सेट कर रहे थे। और यहीं पर ईरान ने एक ऐसा डबल गेम खेला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जब बहरीन में आम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो ईरान ने उन प्रोटेस्टर को अपना फुल सपोर्ट दिया क्योंकि वहां सिया आबादी ज्यादा थी। लेकिन जब यही आग सीरिया तक पहुंची तो ईरान का असली चेहरा सामने आया। सीरिया का लीडर्स बशर अल असद ईरान का दोस्त था, तो वहां प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना तो दूर, ईरान ने असद की सरकार को बचाने के लिए अपनी सेना और पैसा झोंक दिया। अरब देशों के लिए यह रेड अलर्ट था। उन्हें समझ आ गया था कि ईरान को डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं है, वो बस हर जगह अराजकता मतलब क्योस का इस्तेमाल करके वर्ल्ड ऑर्डर को घेर रहा है। सऊदी अरब और गल्फ देशों को अब साफ दिखने लगा था कि ईरान एक सीक्रेट मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है। इसे जियोपॉलिटिक्स में सिया क्रीसेंट कहा जाता है। लेकिन ईरान की यह शतरंज सिर्फ प्रॉक्सी बनाने तक सीमित नहीं थी। ईरान का सबसे बड़ा हथियार था इंतजार, पेशेंस। जब 1990 में इराक के सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया तो अमेरिका कल तक सद्दाम को ईरान के खिलाफ सपोर्ट कर रहा था। आज वही अमेरिका सद्दाम को खत्म करने मिडिल ईस्ट आ गया था। 2003 में अमेरिका ने सद्दाम को सत्ता से बेदखल कर दिया था। ईरान ने बिना एक भी गोली चलाए अपने सबसे बड़े दुश्मन को अमेरिका के हाथों खत्म करवा दिया और सद्दाम के जाते ही इराक का पूरा कंट्रोल ईरान के सिया नेटवर्क के हाथों में आ गया। और जब 2014 में आईएसआईएस जैसे खुकार चरमपंथी गुटों ने इराक और सीरिया में तबाही मचाई तो दुनिया को लगा कि अब ईरान घिर गया है। लेकिन ईरान के मास्टरमाइंड जनरल कासिम सुलेमानी ने इसे भी एक मौके की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने ग्राउंड पर जाकर आईएसआईएस का सफाया किया। दुनिया को लगा कि ईरान ने आईएसआईएस को खत्म करके विश्व की मदद की है, लेकिन असल में ईरान ने आईएसआईएस को हटाकर इराक से लेकर लेबनान तक अपना अटूट सिया नेटवर्क तैयार कर लिया था, जिसे सिया क्रीसेंट कहा जाता है। अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो ईरान के बॉर्डर से शुरू होकर इराक और फिर सीरिया और आखिर में लेबनान तक एक आधा चांद यानी क्रीसेंट बनता है। ईरान का प्लान सिर्फ प्रभाव बढ़ाना नहीं था, बल्कि वो एक कंटिन्यूअस लैंड ब्रिज तैयार कर रहा था। जरा इमेजिन कीजिए, तेहरान की से लेकर एक ट्रक हथियार के साथ निकले, वो इराक जाए, वहां से सीरिया और सीधा लेबनान के मेडिटेरियन कोस्ट तक पहुंच जाए बिना किसी चोक पॉइंट के या रोक टोक के। यह एक ऐसा हाईवे था जो सीधे इजराइल के सिर तक जाकर पहुंच जाता था। एपिसोड 10 में हमने जिस प्रॉमिस की बात की थी कि ईरान कभी अपने घर में लड़ाई नहीं लड़ेगा, यह सिया क्रीसेंट उसी प्रॉमिस का एक अल्ट्रा एडवांस वर्जन था। ईरान ने अपनी डिफेंस पैरामिलिट्री को अपनी सीमाओं से हजारों किलोमीटर दूर सेट कर दिया था। इसे मिलिट्री भाषा में फॉरवर्ड डिफेंस कहते हैं। अगर कोई भी सुपर पावर ईरान पर हमला करने की सोचता भी है तो उसे पहले इराक, सीरिया और लेबनान में बैठे ईरान के लॉयल जो फाइटर्स हैं उनसे लड़ना पड़ता है। यही वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने अमेरिका और इजराइल तक को हाई टेंशन में डाल दिया था। और इस पावर गेम को ग्राउंड पर उतारने के लिए ईरान ने शुरू की प्रॉक्सी वार, यानी खुद ना लड़कर दूसरों के जरिए लड़ना। सबसे पहले सीरिया ईरान के उस लैंड का ब्रिज है, सेंट्रल जंक्शन था। अगर सीरिया हाथ से गया तो ईरान का सपना टूट जाएगा। इसलिए अरब देशों ने वहां विद्रोह को पैसा दिया, लेकिन ईरान ने अपनी एलिट फोर्स, कुर्द फोर्स और लेबनान में हिजबुल्लाह को वही उतार दिया। नतीजा सीरिया एक कब्रिस्तान बन गया, बस इसलिए ताकि ईरान का लैंड रूट सिक्योर रहे। लेकिन ईरान यही नहीं रुका, उसने चेस बोर्ड पर दूसरी चाल चल दी। यमन सऊदी अरब के बिल्कुल पैरों के पास में, मतलब साउथ बॉर्डर के पास में बसा हुआ है। वहां हूती विद्रोहियों को ईरान ने एडवांस ड्रोन्स और मिसाइलें देना शुरू कर दी। अब सऊदी अरब पिंसर मूवमेंट में फंस चुका था, ऊपर से इराक, सीरिया और नीचे से यमन के पास भी समुद्र का एक वैसा ही क्रिटिकल रास्ता है, बाब अल मंडेब। ईरान अब दुनिया के दोनों बड़े ऑयल रूट मतलब हॉर्मोस और बाब अल मंडेब को चोक करने की स्थिति में था। सऊदी अरब ने जवाब में यमन पर बमबारी की, अपने बिलियंस डॉलर के फाइटर जेट्स उड़ाए। लेकिन ईरान ने यहाँ असिमेट्रिक वॉरफेयर का खेल खेला। ईरान के कुछ $1000 के सस्ते ड्रोन ने सऊदी अरब के अरबों डॉलर के पैट्रियोट डिफेंस सिस्टम और ऑयल रिफाइनरी की धज्जियां उड़ा दी।
ईरान का एक सैनिक नहीं मरा और सऊदी अरब अपनी इकोनॉमी का खून बहा रहा था। अरब देशों को यह कड़वी सच्चाई समझ आ गई थी कि वो अपने दम पर ईरान के इस इनविजिबल जाल को नहीं काट सकते हैं। उनके अस्तित्व के लिए अब सबसे बड़ा खतरा इजराइल नहीं बल्कि ईरान का यह बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस था। इसी डर ने 2020 में एक चमत्कार किया, अब्राहम अकॉर्ड। यूएई और बहरीन जैसे पावरफुल अरब देशों ने इतिहास के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल के साथ में ऑफिशियली पार्टनरशिप कर ली। यह कोई प्यार मोहब्बत की संधि नहीं थी, यह ईरान के खिलाफ एक हाई टेक मिलिट्री अलायंस था। अरब देशों को इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम और उनकी वर्ल्ड क्लास इंटेलिजेंसी जो कि पेगासस जैसी तकनीक बनाती है वो चाहिए थी, ताकि वो ईरान के ड्रोन्स और प्रॉक्सीज से बच सके। क्योंकि अब बात सिर्फ प्रॉक्सीज की नहीं थी, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। यहां हम इतिहास के उस क्रिटिकल पॉइंट पर आ गए हैं जहां से आज का सबसे बड़ा ग्लोबल टेंशन स्टार्ट होता है। क्या अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर वाली भयानक पाबंदी ईरान की इकोनॉमी और आम जनता को घुटनों पर ला देगी, या फिर ईरान इन सब के जवाब में अपने न्यूक्लियर एम्बिशन को अचीव करके पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देगा? यह गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस नेक्स्ट लेवल पर गया है। ये सब हम डिकोड करेंगे अगले यानी एपिसोड 13 में। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया है तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और साथ में ही अगले एपिसोड के वीडियो की लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, तो वहां पे भी क्लिक करके आप नेक्स्ट एपिसोड को देख सकते हैं। साथ में ही उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर अगले एपिसोड को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।